नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा को लेकर सिफारिशें की गई थी। इसके अलावा बजट में भी सरकार ने ये कहा था कि भारत में एक यूनिवर्सल लिटरेसी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और प्रौढ़ शिक्षा को साकार करने के लिए एक कार्यक्रम भारत सरकार लेकर आएगी। और इन्हीं सिफारिशों के अनुरूप गवर्नमेंट एक नया प्रोग्राम लेकर भी आई है जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। आइए बहुत डिटेल में इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन बैच 14 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। ये देखिए अभी नया ही शुरू हुआ है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बैच में ले सकते हैं। दिस इज द वेरी राइट टाइम। और आप अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस जो कार्यक्रम की कुल लागत होगी 1037 करोड़ रुपए के लगभग होगी। ये 22-27 के लिए चलेगा। और देखिए, केंद्रीय हिस्सा और जो राज्य सरकारों का हिस्सा होगा वो अलग अलग इसमें बताया गया है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, यानी कि जो हमारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, इसको देखिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में सरकार ने मंजूरी दे दी है। लेकिन राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति और बजट 21-22 में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए जो है घोषणा की गई थी। और इसीलिए 22-27 की अवधि के लिए सरकार ने जो है अब इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में शिक्षित व्यक्ति किसको कहा जाता है। देखिए, जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे ऊपर हो और वो किसी एक भाषा में पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, एक भाषा की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, उसको भारत में साक्षर माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सरकार कह रही है कि जो इस राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो 15 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनकी भी साक्षरता को बढ़ावा देने में सहायता की जाएगी। ठीक है। और उनको न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान की जाएगी बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, पहले एजुकेशन का मतलब ये माना जाता था कि अगर आपने पढ़ना लिखना सीख लिया तो आप एजुकेट हो गए, लेकिन उस समय बदल चुका है। आज के टाइम पर अगर आपको एक गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करना है तो न केवल आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए बल्कि जो डिजिटल लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, स्मार्टफोन को कैसे चलाते हैं, बैंक में जाके फॉर्म कैसे फिल करते हैं, एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं, किसी योजना के लिए अगर केवाईसी कराना है तो वो कैसे करते हैं, यदि कोई स्कॉलरशिप लेनी है तो उसका फॉर्म कैसे भरना है, ऐसी बहुत अन्य ज़रूरतें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो कम से कम आपको एक ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना पड़ेगा जो ना सिर्फ पढ़ना लिखना जानता हो बल्कि अन्य चीज़ों के बारे में भी जानता हो। 360 डिग्री आपने अपने आप को डेवलप किया हो और साथ में आपके पास ऐसी स्किल्स हों जो आज के टाइम में आपको रोजगार दिलाने में सहायक हो। तो सरकार ये बात समझती है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सिर्फ एक फंडामेंटल, एक बेसिक पढ़ाई लिखाई और एक न्यूमेरिसी ही नहीं बल्कि जो एक महत्वपूर्ण जो अन्य घटक हैं जैसे कि क्या क्या है, वित्तीय साक्षरता है, डिजिटल साक्षरता है, इसके अलावा वाणिज्यिक कौशल है, व्यवसायिक कौशल विकास है, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा जिसमें कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन जैसे महत्वपूर्ण सभी विषय आते हैं। ये सब जो है शामिल होना चाहिए। और इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट जो है इस 360 डिग्री कवरेज को लेकर चल रही है। आगे देखते हैं इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वयं सेवकों के जरिए इस प्रोग्राम का कार्यान्वयन किया जाएगा और जो स्वयं सेवक हैं उनकी भी जो ट्रेनिंग दी जाएगी। आप देखिए, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी तो ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी ना कि किस तरीके से क्या करना है। तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही होगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, योजना को ऑनलाइन मोड के माध्यम से और स्वयं सेवा के माध्यम
से जो है लागू किया जाएगा। और जो वॉलंटियर होंगे उनका प्रशिक्षण, अभिविन्यास और इनके लिए जो कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा वो फीस टू फीस किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया है कि सारी सामग्री और संसाधनों तक आसानी से पहुंच हो, इसके लिए डिजिटल मोड का यूज किया जाएगा। टीवी, रेडियो, सेलफोन और जो ओपन सोर्स ऐप और पोर्टल्स होते हैं उनका यूज किया जाएगा, ताकि वॉलंटियर्स, जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं, उन तक चीजें जो हैं डिजिटल रूप से आसानी से उपलब्ध हो जाएं। इसके अलावा देखिए बताया गया लक्षित वर्ग कौन कौन सा होगा। मैंने आपको बताया कि जो 15 साल और उससे ऊपर के गैर साक्षर लोग हैं वही जो है हमारा टारगेट है इस कार्यक्रम के तहत। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 साल और उससे ऊपर की आयु वर्ग के गैर साक्षर लोगों को साक्षर करने में जो है मदद दी जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 22-27 के लिए जो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त किया जाएगा। एक प्रणाली सेट की गई है और उस प्रणाली का विकास किसने किया है, जो हमारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, इसके अलावा एनसीईआरटी है और एनआईओएस है, इनके द्वारा एक प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है इसका, ऑनलाइन अध्यापन, शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली। इसमें देखिए टारगेट ये रखा गया है कि हर साल 1 करोड़ लोगों को शिक्षित किया जाएगा। और क्योंकि 5 साल की इस स्कीम की जो है एक ड्यूरेशन है, तो 5 सालों में 5 करोड़ लोगों को जो है शिक्षित करने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। यहाँ पर देखिए उमरिया जिले की एक न्यूज़ है, यहाँ के 240 केंद्रों में एक परीक्षा हुई थी। दरअसल पढ़ना लिखना अभियान ये एक योजना थी। इसके तहत क्या होता है, कुछ लोग पहले कुछ केंद्रों में पढ़ते हैं और फिर देखिए वो एक एग्जाम देते हैं। अगर वो एग्जाम वो पास कर जाते हैं तो वो शिक्षित जो है हो जाते हैं। ये जो पढ़ना लिखना अभियान था, अब इसकी जगह पे क्या आ गया है, हमारा आ गया है नव भारत साक्षरता अभियान। देखिए यहाँ पे लिखा है देश में 2030 तक सभी होंगे साक्षर। 100% लिटरेसी के लिए अगस्त में शुरू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जुलाई 2021 में पढ़ना लिखना अभियान समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर नव भारत साक्षरता अभियान जो है शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रही है, तो 1037 करोड़ दशमलव 90, ठीक है, इतना जो है खर्चा कर रही है, जिसमें से 700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जो है वहन करेगी और 3037.90 करोड़ रुपए जो है राज्य का हिस्सा शामिल है। मैंने आपको क्या बताया था, ये केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, यानी कि इस स्कीम को सब स्पॉन्सर तो जो है केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इसमें राज्यों को भी अपनी हिस्सेदारी देनी होगी। तो बजट का अलोकेशन भी देखिए इसी तरीके से हुआ है। अब एक एक करके जानते हैं कि इस योजना के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और उससे पहले हम जानते हैं कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट घटक हैं जिनको लेकर इस योजना पर काम किया जाएगा। तो सबसे पहला तो बेसिक है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के बारे में आपको बताया जाएगा। मैथ्स आपको आती हो, है ना, बेसिक पढ़ना लिखना आपको आता है। फिर देखिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल, हमने इसके बारे में बात की। व्यावसायिक जो कौशल होता है उसकी बात की। बुनियादी शिक्षा और एक सतत शिक्षा जिसमें मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ठीक है, इस तरह की चीजें भी आएंगी। यहाँ पर देखिए पीआईबी आजादी का अमृत महोत्सव, इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पर इस योजना के बारे में बताया गया है क्या है, स्वेच्छा आधारित कार्यान्वयन होगा। 15 साल या उससे अधिक के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को इसके अंदर जो है समाहित किया जाएगा और शिक्षा के सभी पहलुओं को लेकर ये काम करेगा। महत्वपूर्ण जीवन कौशल दिया जाएगा और आसान पहुंच के लिए डिजिटल मॉड्यूल पर जो है गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए स्कूल जो है इसके पूरे कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण इकाई होगा। यहाँ पे ये दिखाया है कि स्कूल जो है इस योजना के क्रियान्वयन की इकाई होगा। अलग अलग आयु समूह के लोगों के लिए अलग अलग रणनीति होगी। देखिए 15 से 25 साल के व्यक्ति को हम किसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ सकता है, लेकिन जो 60 साल का व्यक्ति है, 65 साल का व्यक्ति है, उसको पढ़ाने के लिए हमें अलग रणनीति पर विचार करना होगा। और थैंकफुली गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है और वो कह रहे हैं कि विभिन्न आयु समूह के लिए अलग अलग रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी और इनोवेटिव तरीके जो है अपनाए जाएंगे। साथ में जो केंद्र ने कहा है, जो राज्य हैं, जो यूटीज़ हैं, वो दरअसल लचीलापन उनको दिया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप जो है थोड़ा बहुत मॉडिफाई इस प्रोग्राम को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर सकते हैं। फिर देखिए बताया गया है कि व्यापक कवरेज के लिए प्रौद्योगिकियों का, टेक्नोलॉजीज का जो है उपयोग किया जाएगा। और साथ में किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर के लिए एक प्रदर्शन ग्रेडिंग
इंडेक्स, PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये लेके लाया जाएगा। और क्या होगा, एक UDISI पोर्टल होगा जिसके माध्यम से कैसी भौतिक और वित्तीय प्रगति हो रही है और इनके बीच में बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखा जाएगा। वार्षिक आधार पर योजना और उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको लागू करने के लिए, और साथ में राज्य और केंद्र शासित जो हमारी स्टेट्स हैं इनका कैसा प्रदर्शन है ये भी देखा जाएगा। हर साल जो है मॉनिटरिंग बेसिस स्कीम की अच्छी खासी चलेगी। इसके अलावा देखिए क्या बताया गया है, पहला जो ध्यान दिया जाएगा वो दिया जाएगा जो 15 से 35 आयु वर्ग के लोग हैं, यानी कि पहले इनको जो है साक्षर करने की जरूरत है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो अदर जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है नीति आयोग के तहत जो सारे के सारे आकांक्षी जिले हैं, ठीक है, जो कम साक्षरता दर वाले जिले हैं और जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ पर महिला साक्षरता दर 60% से कम है, जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों की अधिक जनसंख्या है, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े ब्लॉक है, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो एरिया है उन पर जो है पहले ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 7 लाख स्कूलों के 3 करोड़ बच्चे और साथ ही साथ सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के कम से कम 50 लाख से ज़्यादा शिक्षक जो है वॉलंटियर्स के रूप में, स्वयं सेवकों के रूप में जो है इसमें भाग लेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हुई। जैसे 2022-23 के लिए प्रोग्राम चल रहा है, केंद्र प्रायोजित ये योजना है, 1000 कुछ का इसमें जो है बजट दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या इसके उद्देश्य है, आयु वर्ग क्या है, लिटरेट हम किसको बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनने की जो है संभावना रहती है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब सभी के लिए शिक्षा, एक ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिए। देखिए, एक प्रगतिशील कदम सरकार ने उठाया है, उन्होंने निर्णय लिया है कि अब से हम प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर सभी के लिए शिक्षा शब्द का जो है प्रयोग करेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देखिए पहले एक बात समझते हैं, जितने भी एक्ट होते हैं, कानून होते हैं, उसमें जैसी भाषा लिखी गई है उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक बार जो लिखा गया आगे जो पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन होगा वो इन्हीं वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए होगा। अगर हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए बात हो रही है, लेकिन सभी के लिए शिक्षा जब आ जाता है तो एक यूनिवर्सल कवरेज की बात हो जाती है। तो इसीलिए शिक्षा मंत्रालय ने क्या कहा है कि प्रौढ़ शिक्षा शब्दावली में 15 साल और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर साक्षर उचित रूप से शामिल नहीं हो पाते थे, इसीलिए हमने इसके स्थान पर अब क्या करना शुरू कर दिया है, सभी के लिए शिक्षा वर्ड का यूज जो है करना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, एक सिंबॉलिक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। अब हम बात करते हैं इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या भारत में अब तक लिटरेसी नहीं आई है। तो देखिए 2011 की जनगणना की बात करें तो देश में जो 15 साल या उससे ऊपर की आयु वर्ग के लोग थे उनमें गैर साक्षर, यहाँ पे आएगा, गैर साक्षरों की जो कुल संख्या थी वो 25.76 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 9 करोड़ पुरुष थे और 16 करोड़ महिलाएं थी, यानी कि महिलाओं में अभी भी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है। और अगर बात की जाए 2009 से लेकर 2018 तक के दौरान जो साक्षर भारत कार्यक्रम चला था तो इसमें देखिए करीब 7.64 करोड़ लोगों की जो है आप हमने साक्षरता उनको दी थी। तो इस प्रगति को भी अगर ध्यान में देखें और इस टोटल आंकड़े में से जो 25.76 था इसको घटा दे तो भारत में देखिए माना जाता है अभी भी 18.12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है। तो ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को साक्षर करें। तो इसीलिए सरकार एक प्रोग्राम लेकर आई है और जिसमें वॉलंटियर जो है आप कर सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं इस प्रोग्राम में वॉलंटियर करना तो ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा क्या प्रोसेस है। और इसी तरह के प्रोग्राम जो इनिशिएटिव सरकार लेकर आती है इन सब का हमें बेहद समर्थन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस स्कीम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।